हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर नेहा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है ना वो कंटिन्यू चल रही होगी। जेटेट का एग्ज़ामिनेशन अभी थोड़ा सा डिले होगा आपका, है ना? क्यों? क्योंकि अभी इसका फॉर्म फिलिंग का जो प्रक्रिया है वो अभी आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। इसका अंतिम तिथि 20 जुलाई तक है। आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर संशोधन के लिए भी कुछ समय दिया जाएगा। देन फिर आपकी एग्ज़ामिनेशन की डेट यहाँ पे हमारी अनाउंस की जाएगी। लेकिन जेटेट से पहले जो है वो हमारी कौन सी एग्ज़ामिनेशन, अभी हालिया एग्ज़ामिनेशन जो है वो यूपी टेट है। देखिए ये क्लासेस आपकी मेन पर्पसली आपकी यूपी टेट की नहीं है। अगर आप रिवीजन के तौर पे अगर आप देख रहे हो इस क्लासेस को तो आप 2x की स्पीड में आप इन्हें देख सकते हैं फॉर यूपी टेट के स्टूडेंट। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं या फिर जो भी हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं जो कि यूपी टेट की भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये वीडियो को देखिए। लेकिन आप बस रिवीजन के तौर पे देखिएगा, ठीक है? और आपका सीटेट कौन सा एग्ज़ामिनेशन, तो ये आपका 6 सितंबर को जो होने वाला है वो, और उसके लिए साथ ही साथ हमारा ये जेटेट है ना, मोस्ट अवेटेड एग्ज़ामिनेशन जेटेट के लिए ये हमारा सीरीज हम इसको कंटिन्यू किए थे। और सीटेट का एग्ज़ामिनेशन में आपको पता ही है कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है और अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और देखिए जेटेट में यहाँ पे हम लोग को एक अंदाज़ा किससे लेनी है, जेटेट से ही लेनी है। जेटेट के बाद अगर आपको आपके पास अगर समय बच रही है थोड़े बहुत, अभी समय अगर आपको मिला हुआ है ना, अब 70 से 72 दिन बचा हुआ है सीटेट को लेकर के, मान के चलिए ना कि हाँ 70 दिन बचा हुआ है। इस बीच में आप सीटेट के जितने भी पीवाईक्यूज है उनको कीजिए। और जेटेट के लिए तो अभी पता नहीं कहाँ नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ कहीं कभी भी आपका एग्ज़ामिनेशन का डेट अनाउंस हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करनी है, आने वाली जितनी भी एग्ज़ामिनेशन हुई है, अभी सीटेट की एग्ज़ामिनेशन होगी उसका, उसके बाद में यूपी टेट की जितने भी आपके पेपर्स होंगे मल्टीपल शिफ्ट में होने वाली है 2, 3 और 4 को, इनका सभी का पीवाईक्यूज हम लोग को देखने को मिलेगी, है ना? और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, तो इसी चैनल में मैं अपना टेलीग्राम आईडी को भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, है ना? टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे टेलीग्राम से आप जुड़िए। उसके बाद में आप हमें पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ आपका वीडियो का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर ही जाया करेगा, ठीक है? तो देखिए आप यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी सीडीपी, है ना? सीडीपी में आपका 3 क्लासेज हो चुकी हैं। एक विकास और विकास की अवधारणाएँ, उसके बाद में विकास की अवस्थाएँ, उसके बाद में जो मतलब कि विकास की अवधारणा और मतलब कि अवस्था एक ही में इंक्लूडेड है, वो 1 घंटे का वीडियो है। उसके बाद में फिर आप देखोगे जीन पियाजे, उसके बाद में फिर आपका लेव वाइगोत्स्की। आज है हमारा कोहलबर्ग का बारी, किसका? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का। और जितने भी पात्रता परीक्षाएं हैं उसमें आपका सीडीपी पूछा जा रहा है 30 मार्क्स का, हर एक में आपका कॉमन है। और जहाँ पर भी आप उठा करके देखोगे वहाँ पर आपका जो है ना कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से आपका सीडीपी में ये सब कोहलबर्ग वगैरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ना आता हो। ये आएगा ही आएगा। इस लिहाजे से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। और जेटेट 10 सालों से नहीं हुई है, और क्या ही बोल सकते हैं, है ना? हम लोग को क्या करनी है कि सेंट्रल के तर्ज पर तैयारी करनी है ताकि कवर अप हो जाए हमारा। तो चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़े, यानी कि जीन पियाजे साहब क्या दिए थे, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिए थे। उसके बाद में उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उन्होंने क्या कहा कि बच्चे का जो दिमागी विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद में कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं, कौन कौन सी आपकी किस एज में आपके बच्चे की किस प्रकार से आपकी विकास हो रही है, उन चीज़ों को दर्शाएँ। उनके बाद में आपके आते हैं लेव वाइगोत्स्की साहब। उन्होंने समाज और संस्कृति भाषा को यहाँ पे विकास में बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे प्रोवाइड मतलब कि बताए हैं। वो बोले, लेव वाइगोत्स्की साहब बोले कि नहीं, अगर हम बच्चे को एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छा समाज, एक अच्छी भाषा परिवेश में रखें तो हमारा बच्चा जितना पोटेंशियल है ना उसके अंदर विकास करने का, मान के चलिए हमारे पास पोटेंशियल कुछ ही है कि हम क्या बोले कि हम सीटेट पास कर लिए, ठीक है, या फिर कोई टेट पास कर लिया। अगर मेरा बहुत अच्छा पोटेंशियल रहा, अगर हमको बहुत अच्छा माहौल मिल गया, तो हम क्या है कि हम यूजीसी नेट
क्रैक करके हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का है, तो ये हमारा माहौल का एक, जिस माहौल में हम जैसे रहते हैं उस हिसाब से हमें हम सीखने को सीखते हैं, उस हिसाब में हम ढल जाते हैं। तो आज हमारा ये है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने प्रतिपादित किया इन्हें, तो नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग में। किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग एंड मॉरल रीजनिंग। अब देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे जो आपका जो है ना हिंग्लिश हो गया है ना, हिंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप हो चुका है। और आप जब भी सीडीपी पढ़ें तो इंग्लिश में ही पढ़िए, है ना। आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा कहाँ पर, तो एग्जामिनेशन में, क्योंकि हिंदी में आपका इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मल्टीपल्स मीनिंग होते हैं। और मल्टीपल्स मीनिंग होने के बावजूद क्या होता है ना कि इंग्लिश का ही सहारा लेकर के हम लोग करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश भी कवर अप कर लेनी है, देख लेनी है। तो ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोहलबर्ग साहब जो थे वो कैसे वैज्ञानिक थे, तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। अब देखिए इनका की पॉइंट यानी कि शोध का मुख्य आधार क्या था। इन्वेस्टिगेटेड हाउ चिल्ड्रंस फॉर्म मॉरल जजमेंट थ्रू आउट देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज। यानी कि इनका कहना था, इनका मुख्य आधार था मॉरल रीजनिंग। इनको मतलब कि ये आधार आखिर क्या था, तो आधार ये था कि इन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि बच्चे निर्णय तक क्यों पहुंचते हैं ना, बच्चा जो है वो हमारा निर्णय तक क्यों पहुंचते हैं, आपका जो मॉरल नैतिक तर्क है वो क्यों देते हैं ना। तो फोकस क्या 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 कहा गया यहाँ पर, तो बच्चों के किसी निर्णय तक पहुँचने की जो मानसिक चिंतन प्रक्रिया है उन चीज़ों के बारे में। देखिए कोर कॉन्सेप्ट यानी कि मूल अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी चीज़ है, तो वो चीज़ देखिएगा, है ना। वो है आपकी मोरालिटी यानी कि नैतिकता। समाज द्वारा स्थायी स्थापित वे नियम जो सही और गलत के व्यवहार के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं ना। अब देखिए मोरालिटी क्या होता है, तो समाज, हमारी जो समाज है वो कुछ कुछ चीज़ों को स्थापित कर रखी है कि आप चोरी करना पाप है या फिर किसी का हेल्प करना बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि कुछ समाज जो हमारी है वो नियम निर्धारित कर चुकी है कि हम किस गलत व्यवहार और सही व्यवहार के बीच में अंतर को हम स्पष्ट कर पाते हैं, किसके बीच में, तो नैतिकता में। और मॉरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क क्या है, तो वो चीज़ देखिए। नैतिक द्वंद्व दुविधा का सामना करते करते समय सही या गलत फैसला लेने के लिए की जाने वाली मानसिक चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए एक यहाँ पर एक स्टोरी है हिंज की कहानी, है ना। मान के चलिए मेरे घर में किन्हीं का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है ना, मेरे पास पैसे नहीं है दवाई करवाने के लिए, और वो जो दवाई करवाने वाला आदमी है, दवाई जो शॉपकीपर है, वो हमसे कितने मांग कर रहा है, तो वो हमको बोल रहा है कि आपको 50,000 की ये दवाई लगेगी, है ना। 50,000 रुपये आपको इस दवाई के लिए पे करना पड़ेगा। अब मेरे जो मेरे घर वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब क्या हम 50,000 रुपया मतलब कि हम जब तक जुटा नहीं पाएंगे तब तक हमारे फैमिली मेम्बर में उनकी मौत हो जाएगी। तो क्या है कि 50,000 का जो मतलब जो हमारा दवाई है उसको हम क्या किए, तो चोरी कर लिए। ठीक है, उसको हम क्या कर लिए, तो चोरी कर लिए। तो जब हम ये चोरी किए तो इस चोरी किया हुआ दवाई की वजह से मेरा फैमिली मेम्बर एक जो है उनका वो जान बच गया ना, उनके जीवन यहाँ पे बच गई। तो यहाँ पर हम जो तर्क कर रहे हैं, तो आपका जो मान के चलिए हम मतलब हम चोरी किए, तो अब आप लोग हैं वो दो गुट में आप यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। पहला गुट बोलिएगा कि मैम आप अच्छा किए, है ना, आप चोरी किए जिसके वजह से आप क्या किए कि आपकी जो फैमिली है उनका जान बच गया। सेकंड, आप ही लोग में से सेकंड जो ग्रुप है वो बोलेगा, ग्रुप बी, ग्रुप ए तो बोल दिए कि ठीक है मैम आप बहुत अच्छा किए, चोरी किए, आपके एक चोरी की वजह से आपका जो है किसी का जान बच गया। अब सेकंड ग्रुप बी जो है वो बोलेगा कि मैम आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि चोरी करना गंदी बात होती है। तो ये जो नैतिक तर्क आई यहाँ पर मॉरल रीजनिंग, ये क्या होती है कि यहाँ पे नैतिक दुविधा या फिर द्वंद्व का यहाँ पर हम सामना करते हैं। और किसी को लग रहा है कि हम अच्छे अच्छे काम के लिए चोरी करना बहुत अच्छी बात है, और किसी को लग रहा है कि नहीं चोरी करना पाप होती है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। हिंज की दुविधा, है ना, हाइंज की या फिर हिंज, द डिलेमा स्टोरी, है ना, प्रसिद्ध दुविधा, ये जो डिलेमा स्टोरी है। तो देखिए क्या बोला गया है, तो वो चीज़ देखिए। हाइंज की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी, कैंसर से पीड़ित, है ना। एक स्थानीय केमिस्ट ने
इलाज की दवाई खोजी, लेकिन वह वास्तविक लागत से 10 गुना अधिक मूल्य मांग रहा था। अब ये क्या किया कि हाइंज की जो पत्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, कैंसर की पेशेंट थी। अब उन्होंने क्या किया कि केमिस्ट जो है वो इलाज का दवाई तो खोजा, लेकिन वो अपना वास्तविक मूल्य से वो 10 गुना अधिक था। अब वो बेचारा करेगा क्या, है ना? हिंज आखिर करेगा क्या? तो वो क्या डिसीजन लेता है? तो लाचार होकर के पैसा न जुटा पाने पर हैंस ने पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई केमिस्ट की दुकान से चोरी कर ली, है ना? अब देखिए, अब हैंस क्या करता है कि अपनी पत्नी का मतलब कि जान बचाने के लिए वो दवाई चोरी कर लेता है। अब यहाँ पर दो ग्रुप के लोग आएंगे, एक ग्रुप बी ए बताएंगे और बी ये बोलेगा चोरी करना गलत बात है ना? तो अगर चोरी करना गलत बात है तो उसकी पत्नी मर जाती क्या, है ना? नहीं ना, किसी को हम मतलब कि मार नहीं सकते हैं। और कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव क्यों बोलेंगे? कि बोलेंगे कि सर मैम हिंज अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करता, है ना, तो मे बी शायद उसके साथ उसकी पत्नी का नहीं होता। तो फिर अब देखिए, यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मोरल डेवलपमेंट का जो स्तर होता है ना, वो कितने स्तर होते हैं तो वो चीज़ देखिएगा ना। आपका यहाँ पे स्तर 3 है और स्टेज लेवल 3 है और स्टेज आपका 6 है ना? और स्टेज आपका इसका दुगुना। ठीक है? अब इनमें से स्तर जो है वो कौन-कौन सा है और उनकी आयु क्या है और कोर बेसिक या फिर यहाँ पे मुख्य आधार क्या है, तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर में यहाँ पे अप्रोक्स बच्चे की जो आयु होती है वो कौन सी कितनी ऐसे कितने आयु तक की होती है? तो ये होती है आपकी 4 से 9 साल तक। इसमें आपका क्या होता है कि एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस बेस यानी कि नैतिकता पूरी तरीके से बाहर शक्तियों पर आधारित होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बेस्ड होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये बेस्ड होता है पनिशमेंट पर और रिवार्ड पर। नैतिकता बाहरी सजा व इनाम में निर्धारित होती है। यहाँ पर क्या होता है कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर आप 4 से 9 साल तक के अगर हमारे बच्चे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि अगर आप इस बार का एग्जामिनेशन में पास करवाओगे तो मैं आपके लिए क्या लाऊंगी? तो मैं आपके लिए एक बाईसाइकिल खरीद के लाऊंगी। ठीक है? तो सॉरी, ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि दंड और पुरस्कार, यहाँ पे बोलेंगे कि अगर तुम दोनों में से मान के चलिए दो भाई, एक भाई है और एक बहन है, तो हम उसको बोलेंगे कि अगर तुम दोनों में से दोनों ने मतलब कि चोरी करते हो तुम दोनों में से कोई भी, तो तुम लोगों को यहाँ पे पिटाई होगी। ठीक है? तो वो बच्चा क्या कर रहा है कि पिटाई के डर से वो कभी चोरी नहीं कर रहा है। और अगर इस जो एज का जो बच्चा है 4 से 9 साल तक के बच्चे हैं, जब उनको अगर डिलेमा थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा कि हिंज की पत्नी है वो बीमार है और जो हिंज है वो क्या किया कि केमिस्ट से दवाई का चोरी कर लिया। तो ये जो 4 से 9 साल तक की जो बच्चे हैं मतलब कि प्री कन्वेंशनल स्तर के जो बच्चे हैं, वो क्या बोलेंगे, नहीं हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए था, चोरी करना गंदी बात है ना। ये हमारा बच्चा इसका ये तर्क होगा। अब सेकंड देखेंगे कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल क्या होता है कि पारंपरिक स्तर, यहाँ पे 10 से 15 साल तक ये सोशल रूल और नॉर्म्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं ना। सोशल रूल और ऑर्डर को, समाज के नियमों और रीति रिवाजों का अंधाधुंध यहाँ पे पालन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो समाज के जो नियम होते हैं और रीति रिवाज कल्चर, उसको वो अंधाधुंध पालन यहाँ पर करते हैं। थर्ड में है हमारे यहाँ पे पोस्ट कॉन्वेंशनल यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर, ये 16+ यानी कि 16 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ ये फॉलो करते हैं। तो पर्सनल कंसिस्टेंस एंड ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे व्यक्तिगत विवेक, नैतिकता के सार्वभौमिक नियम और मानवता सर्वोपरि है। यहाँ पर क्या है कि 16 साल के जो लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, इनसे पूछा जाएगा कि हिंज जो है वो क्या किया, वो सही किया या गलत किया। तो वो क्या है ना कि वो एक मॉरल, उनमें नैतिक वैल्यू लाएंगे। वो बोलेंगे नहीं, एथिक्स लाएंगे कि नहीं अच्छा किया, है ना। वो जो है वो चोरी करना गलत बात नहीं है। अगर किसी का जान बच गया तो चोरी करना, ऐसी चोरी जो है वो चोरी के श्रेणी में नहीं आती है। ये किनका तर्क होगा? तो प्री कॉन्वेंशनल वालों का। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात किए, तो 3 लेवल का बात किया ना। अब इन 3 लेवल के भी ये जो लेवल है इनके भी दो दो स्टेज होते हैं ना, दो दो चरण होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा,
लेबल 1 का यहाँ पे हम डिटेलिंग करेंगे। देखिए ये एज जो है ना वो 4 से 9 साल यहाँ पर हो गया है ना। तो पूर्व पारंपरिक स्तर में यहाँ पे हमारा उम्र बच्चों का कितना होगा, तो 4 से लेकर के 9 साल तक। अब देखिए सेल्फ सेंटर्ड एथिक्स यानी कि आत्म केंद्रित नैतिकता। यहाँ निर्णय स्वयं की सुरक्षा, भौतिक परिणामों और शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होते हैं। यहाँ पर जो हमारा बच्चा जो निर्णय ले रहा है, 4 से 9 साल का जो बच्चा हमारा निर्णय लिया, वो क्या किया, स्वयं की सुरक्षा। अगर मान के चलिए हम बच्चों को धमका के रखे हुए हैं कि तुम लोग में दोनों अगर कोई फ्रिज से निकाल करके आइसक्रीम खाया ना तो उसको हम बहुत पीटेंगे। अब वो क्या किया कि अब वो क्या हमारा बच्चा को हिम्मत होगा कि वो जा करके फ्रिज से मतलब कि अ, चॉकलेट निकाल के खाए? नहीं ना। तो वो क्या किया कि स्वयं का सुरक्षा किया। भौतिक परिमाण और शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होते हैं। क्या? तो ये हमारा बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड इथिक्स में काम करता है। इसका स्टेज 1 क्या है, तो वो चीज़ देखिएगा। हम बताए थे ना कि हर एक जो जितने भी लेवल हैं उनके 2-2 स्टेज होते हैं। तो स्टेज है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, है ना? यानी कि दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता में हमारा बच्चा क्या है, तो वो चीज़ देखिए। सज़ा से बचने के लिए बड़ों की बात को मानना। जैसे अभी हम आपका एक जस्ट एग्जांपल लिए कि हम बच्चे को बोलेंगे कि बच्चों को अगर मतलब कि उनको हम बोले कि आप ये चीज़ करो, है ना? अगर वो नहीं करता है तब उसको अगर हम पनिशमेंट करते हैं तो सज़ा से बचने के लिए ये बच्चा क्या करता है कि बड़ों की बातों को यहाँ पर ये मानता है। और हिंज रीजनिंग में यानी कि हिंज का जो कंडीशन है, अगर उन बच्चों से पूछा जाए कि अगर हिंज क्या चोरी किया, अच्छा किया या फिर गलत किया, तो दवाई चोरी करना गलत है क्योंकि पकड़े जाने पर जेल में डाल दिया जाएगा। उन बच्चों के अंदर में इतना डर भर चुका है, वो लोग क्या बोलेगा, ये लेबल ही है, ये उसका ये एज ही है ना। और बच्चे का यहाँ पे कोई दोष नहीं है। वो क्या है कि वो बोलेगा कि यहाँ पे उसको जो है वो दवाई नहीं चुरानी चाहिए। अगर तो वो पकड़ा जाएगा तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब देखिए स्टेज 2 क्या है यहाँ पर, तो इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। साधन सापेक्षता यानी जैसे को तैसा। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। म्यूचुअल बेनिफिट एंड रेसिप्रोसिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल एक्सचेंज में हमारा बच्चा जैसे क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो काम करेगा। जैसे मान के चलिए हम अपने बच्चे को लंच दिए, ठीक है? लंच में उसको हम पिज़्ज़ा दिए, ठीक है? अब वो अपनी फ्रेंड के पास से लेकर के जाता है, लंच शेयर करवाता है और उसकी फ्रेंड ने उसका पिज़्ज़ा खाया। अब उसने क्या कहा कि आज देखो तुम मेरा पिज़्ज़ा खा लिए हो, अब तुम कल मेरे लिए पास्ता बना कर के लाना। वो क्या कर रहा है कि जैसे को तैसे, अगर तुम मेरा खाए हुए हो तो तुम्हें हमको खिलाना पड़ेगा। या फिर जैसे बच्चा जो है शार्पनर वगैरह मतलब कि एक दूसरे का ले लेता है तो बोलता है कि तू मेरा लिया तो हम तेरा भी ले लेंगे ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चा जो है वो जैसे को तैसा पे यहाँ पे ज़्यादा प्रेटेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा अपना स्वार्थ ज़्यादा ज़्यादा देखेगा। यहाँ पे हिंज रीजनिंग क्या कहता है कि चोरी करना ठीक है क्योंकि हिंज की पत्नी जान बचाई और वो उसके काम आएगी, है ना। अब देखिए ये जो स्टेज का बच्चा है, इंडिविजुअल एक्सचेंज है, वो क्या बोलेगा कि चोरी करना ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी पति की जान भी तो बचाना है। तो ये क्या होगा, तो ये स्टेज 2 का होगा। तो यहाँ तक आपका समझ में आया? अब बोलिए सेल्फ सेंटर्ड इथिक्स में यानी कि आत्म केंद्रित नैतिकता में इनकी 2 स्टेजेज हैं। यहाँ पे उम्र कितने से कितने तक की होगी प्री कन्वेंशनल में, तो 4 से 9 साल तक की। फर्स्ट है आपका पनिशमेंट और ऑबिडियंस, है ना। बच्चा किसी डर से हमारे आज्ञा पालन कर रहा है ना, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहा है। और सेकंड है आपका इंडिविजुअल एंड आपका एक्सचेंज, है ना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं टिट फॉर टैट ना, जैसे को तैसा। अगर मेरा कोई शार्पनर ले लेता है तो हम भी उसका शार्पनर उठा करके अपना बैग में भर लेंगे। अब बताइए प्री कन्वेंशनल जो एज होता है, प्री कन्वेंशनल आपका जो लेवल था वहाँ पे आपको किसी प्रकार का अगर समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे हमें समझने में दिक्कत हुई है। हम उसको ना एक एक्स्ट्रा आपके लिए वीडियो क्रिएट करके उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे या फिर आपका कमेंट सेक्शन में हम टैग आपको कर देंगे। कन्वेंशनल मोरालिटी यानी कि पारंपरिक स्तर आखिर मेरा क्या होता है, तो देखिए नियमों का आंतरिकरण, है ना। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय नियमों को स्वीकारना। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना वो जो समाज जो हमारा नियम बना रखा है उसको यहाँ पर हम
अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्टेज थर्ड है, स्टेज वन और टू हमारा क्लियर हो गया। और हर एक स्तर का यहाँ पर कितना है, तो यहाँ से 10 से 15 साल एक बार लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टेज थर्ड क्या बता रहा है, स्टेज वन और स्टेज टू तो हो गया। स्टेज वन में क्या था कि पनिशमेंट के लिए जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी कि दंड और आज्ञाकारिता था। उसके बाद में हमारा सापेक्ष साधन सापेक्ष सापेक्षता था, है ना, इंडिविजुअल और एक्सचेंज में। उसके बाद में हमारा थर्ड क्या है, तो गुड बॉय और नाइस गर्ल। यहाँ पर क्या होता है कि दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए हम प्रशंसा और दूसरों की नज़र में प्रशंसा और अच्छा बनने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम अक्सर ये सब चीज़ों को हम जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हम फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने के लिए वो लोग जो है ना वो टीचर्स के सामने बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्लास में। वो सब चीज़ क्या करते हैं, ऑलवेज वो प्रिटेंड करते हैं कि टीचर हमारी तारीफ़ करे। तो दूसरों की नज़र में प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त करना, है ना, इसका ये आपका खूबी होता है। और हिंज रीजनिंग में देखा जाए तो हिंज डिलेमा का अगर हम लोग देखते हैं थ्योरी को, कि अगर इनसे पूछा जाए कि जो आपका स्टेज थर्ड वाले बच्चे हैं उनसे अगर पूछा जाए कि हिंज जो है वो चोरी किया, क्या वो सही था वो या फिर गलत था, तो इनका जो जवाब होगा वो क्या होगा कि हिंज जो चोरी किया ना वो एक अच्छा काम किया, है ना। हिंज को एक प्यारा और अच्छा पति साबित करने के लिए चोरी करना चाहिए था, है ना। ये लोग क्या बोलेगा कि अगर हिंज अपनी वाइफ से प्रेम करता है और अगर वो उसकी वो जान बचाना चाहता है तो वो क्या है कि उसको चोरी करना चाहिए था, है ना। वो चोरी करके कोई पाप नहीं किया है। कौन सा बोलेगा, कौन से स्टेज के बच्चे बोलेंगे ये, तो आपके स्टेज थर्ड के बच्चे ये बोलेंगे। स्टेज फोर हमारा क्या बोलेगा, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून और सामाजिक व्यवस्था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए ये लॉ और ऑर्डर पर ज़्यादा यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए क्यों, तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कानून बने होते हैं हमारे समाज में। अब देखिए हिंज रीजनिंग अगर इनसे हम पूछा जाए कि हिंज जो है वो चोरी किया, क्या वो सही था, तो बोलेगा कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। और नियमों को तोड़ने पर अराजकता फैलेगी इसीलिए गलत है ना। अब देखिए अब ये क्या किया, वो बोलेगा कि चोरी तो वो कर लिया, चोरी करना गैर कानूनी है। अगर मान के चलिए अगर वो नियम तोड़ लिया है और वो चोरी कर लिया, अब देखिए अब उसका देखा सीखी क्या करेगा कि हर एक आदमी चोरी करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि समाज में एक अराजकता फैलेगी और समाज का जो नियम है ना वो नियम हमारा यहाँ पर टूट जाएगा। ये किनका कहना होगा, तो स्टेज फोर में जो हमारे बच्चे हैं उनका कहना होगा। जब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर। आखिर उत्तर पारंपरिक स्तर हमारा क्या कहलाता है, तो प्रिंसिपल देखिए अब देखिए ये क्या है हमारा, तो अमूर्त नैतिक सिद्धांत, ठीक है। क्या है, तो अमूर्त नैतिक सिद्धांत। तो देखिए नियम मनुष्यों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, नियम मनुष्य से बड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर जब हम 16 ईयर के हो जाते हैं, 16 प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि नियम जो है वो मनुष्यों की भलाई के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या है ना, तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ों की बात होती है जो है आपका यूनिवर्सल इथिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सार्वभौमिक न्याय के आदर्श नियम इंसान के बनाए कानूनों से बड़े होते हैं। अब देखिए मान के चलिए वो जो आदमी है हिंज है, अगर वो चोरी नहीं करता है तो क्या होगा ना कि उसकी पत्नी का जान चला जाएगा, है ना। तो देखिए एक होता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स, यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन और अधिकार। यह समझना कि समाज के कल्याण हेतु नियमों में बदलाव किया जा सकता है, यानी कि ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल लॉज होगा। अब हिंज रीजनिंग में यहाँ पर क्या है, तो जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से बड़ा है, इसीलिए चोरी करना उचित है। आखिर ये अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हिंज के केस में इनका क्या बोला जा रहा है कि जीवन का जो अधिकार है वो संपत्ति के अधिकार से कहीं बड़ा है। अगर आज हमारे पास संपत्ति नहीं है, क्या इसके लिए हम किसी को मरने के लिए छोड़ दे, नहीं, इसके लिए क्या है कि चोरी करना हमारा ठीक बात है ना। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब देखिए स्टेज 6 में क्या बता रहा है कि यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ पे क्या है कि अंतरात्मा, ह्यूमन डिग्निटी और कॉन्शियसनेस के उत्तम उच्चतम मानदंडों का सही
के अनुसार सही गलत का फैसला करना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ बच्चा जो है ना वो क्या करता है कि यहाँ पे जो कानून बने हैं वो इंसान से ऊपर है ना, इंसान के जान से थोड़ा-सा वो नीचे, इंसान का जो जान है वो ऊपर है। इसीलिए इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मनुष्य के जीवन की रक्षा करना एक सार्वभौमिक नियम है, जो भी किसी भी कानून से ऊपर है। क्या है कि कानून से ऊपर हमारा जीवन है। इसीलिए जो हिंज जो है वो चोरी किया, वो हमारा पॉज़िटिव वे में हो जाएगा, है ना? इसको हम लोग पॉज़िटिव वे में ले लेंगे। अब देखिए, अब क्या था कि ये हमारा कितना है, तो यहाँ पे हमारी जो स्टेजेज़ हैं, वो कितने प्रकार की स्टेजेज़ हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारी 3 लेवल्स हैं, ठीक है? इन 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस को स्टेज जितने भी हमारे 6 स्टेज हैं, इनको आपको एक बार याद कर लेनी है ना? फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या है हमारा, तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी कि दंड और आज्ञाकारिता। सेकंड में क्या है, साधन सापेक्षता जैसे को तेसा इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। स्टेज थर्ड में हमारा क्या है, तो गुड बॉय या फिर नाइस गर्ल्स, जो ये आपको दूसरों की नज़र में प्रशंसा स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। स्टेज फोर हमारा क्या है कि लॉ एंड सोशल ऑर्डर, यहाँ पे कानून और सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए नियम का पालन करना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। स्टेज फाइव में क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स, यहाँ पर क्या है कि सामाजिक अनुबंधन और अधिकार यहाँ पर ज़्यादा मतलब महत्व दिया गया है। सिक्स में क्या है कि यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल, है ना? यहाँ पर क्या है कि आदमी का जो जान है वो क्या किसी भी कानून से ऊपर है, ये यहाँ पर ये आपका कहा गया है। अब देखिए, आप जितने भी लॉ एंड ऑर्डर पढ़िएगा, आप जितना भी थ्योरी पढ़िएगा, उसका कुछ ना कुछ क्रिटिक्स होते हैं ना, उसकी कुछ ना कुछ आलोचनाएँ होती हैं। तो आखिर क्या-क्या क्रिटिक्स है वो चीज़ देखिए। अब देखिए, कैरोल गिलिगन जो इनका जो क्रिटिक्स होता है, कैरोल गिलिगन जो है वो क्या यहाँ पर इन पे एलिगेशन लगाते, इनकी जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उनके ऊपर ये किस चीज़ का ये बताते हैं, किस चीज़ की कमी है, तो वो देखिए वो बताते हैं कि लैंगिक पक्षपात यानी कि आप जेंडर बाइज्ड किए। जेंडर बाइज्ड क्यों किए, तो वो चीज़ देखिए। महिलाओं को नैतिक दृष्टिकोण यानी कि न्याय जस्टिस की बजाय देखभाल व संबंधों की रक्षा केयर एंड कनेक्शन पर अधिक आधारित होता है, जिसे सिद्धांत ने अनदेखा किया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो महिलाएं होती है वो क्या है कि आप देखिएगा ना कि लड़कियां जो होती है वो क्या होगी कि वो थोड़ा सा समाज के मतलब कि अपने परिवार के प्रति, अपने फैमिली के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है एज़ कम्पेयर टू लड़के, है ना? तो ये क्या किए कि इन्होंने जेंडर लैंगिक पक्षपात किया। यहाँ पे इन्होंने लड़कियों के बारे में कुछ बात किया ही नहीं, है ना? उनके उनके अंदर जो नैतिक दृष्टिकोण, न्याय की बजाय देखभाल और संबंधों की रक्षा, इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने इग्नोर किया। ठीक है, तो ये किनका कहना था, तो कैरोल गिलिगन का ये क्रिटिक्स था। थॉट और एक्शन में देखिए व्यवहार और विचार में अंतर है ना, तो उच्च नैतिक सोच यानी कि हाई मोरल थिंकिंग का होना सुनिश्चित नहीं करता कि व्यक्ति वास्तविक जीवन में भी वैसा नैतिक व्यवहार करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सोच बनाम व्यवहार में यहाँ पर क्या है कि उच्च नैतिक सोच होना वास्तविक जीवन में भी नैतिक व्यवहार की पूर्ण गारंटी नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हम वास्तविक जीवन में भी वैसा ही नैतिक व्यवहार करेंगे जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बिहेवियर गैप। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे हमारा ये जो थ्योरी था, है ना? थ्योरी अब यहाँ हमारा क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं ये जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार हम अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रिकॉल कर देते हैं ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे मोरालिटी और नैतिक तर्क के बारे में समझ गए थे। मॉरल रीज़निंग क्या है कि नैतिक द्वंद या फिर दुविधा का सामना करते हैं ना, कि अगर हम ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, तो अगर हम चोरी कर लिए तो ग्रुप ए बोलेगा कि चलो कोई मजबूरी होगा इसीलिए चोरी किया है। ग्रुप बी हमारा क्या बोलेगा कि नहीं, आप चोरी किए तो आप एक गलत काम किए, इसके लिए आपको क्या करेगा, समाज आपको यहाँ पर दंड देगा। और यहाँ पे हिंज की दुविधा को भी देखते हैं।
उसके बाद में लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, है ना। तो मॉरल डेवलपमेंट में विकास का स्तर में 3 लेवल और 6 स्टेजेज होती हैं। तो लेवल क्या है हमारा, पूर्व पारंपरिक स्तर, है ना, जो कि उम्र कितनी होती है यहाँ पर, तो 4 से 9 साल तक। और ये जो है ना पूरी तरीके से माता पिता के दंड और पुरस्कार पर तय होती है। कॉन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक स्तर, यहाँ पे आपका 10 से 15 साल तक होता है। यहाँ पे बच्चा जो है ना वो हमारा समाज का नियम, परंपरा और कानून व्यवस्था का अंधाधुंध पालन करेगा। थर्ड है हमारा प्री कॉन्वेंशनल, यानी कि 16 साल प्लस का जो होता है, ये यहाँ पर बच्चा अपना पर्सनल, है ना, पर्सनल यहाँ पर विवेक को रखेगा, अपना जो मन मस्तिष्क है उसका प्रयोग करेगा और नैतिकता के सार्वभौमिक नियम और मानवता को सर्वोपरि देगा ना। यहाँ पे ह्यूमैनिटी को क्या करेगा, तो वो सर्वोच्च स्थान पर रखेगा। किसी का जान पैसे से ज़्यादा बढ़ कर के होता है। इसकी 6 स्टेजेस भी हैं। तो देखिए आपका प्री ऑपरेशनल का कौन सा स्टेज है, तो स्टेज 1 में क्या है कि पनिशमेंट और ओबीडियंस। स्टेज 2 में हमारा है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। कॉन्वेंशनल मोरालिटी ये कि 10 से 15 साल तक के बच्चों में आती है। ये है आपका थर्ड है आपका गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का। और फोर्थ है हमारा लॉ एंड सोशल ऑर्डर, है ना, यानी कि चोरी करना मतलब गैर कानूनी है। अगर आप चोरी करते हैं तो आपको इसके लिए जेल भी जानी पड़ेगी। अगर आप नियम को तोड़ते हैं तो अराजकता समाज में फैला रहे हैं, इसके बाद में लोग भी चोरी करना स्टार्ट होगा। ये यहाँ पे ये तर्क देंगे। और आपका जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है, उत्तर पारंपरिक स्तर है, जो कि 16 साल से बड़े बच्चों के लिए जो है ये क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि समाज कल्याण के लिए नियमों को चेंज किया जा सकता है। और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या है कि उच्चतम मानदंडों के अनुसार सही गलत का फैसला करना। यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है ना वो मनुष्य के जीवन की रक्षा करने के लिए कानून को यहाँ पर तोड़ भी सकता है। मनुष्य का जो जीवन है वो कानून से ऊपर होता है। ये किन्होंने कहा, तो स्टेज 6 में कहा। अब इनकी जो है ना वो प्रमुख आलोचनाएं भी हुई हैं। कौन कौन किए हैं, तो कैरोल गिलिगन किए हैं। इन्होंने कहा कि आप जो है ना वो जेंडर बाइस्ड किए हैं ना, लैंगिक पक्षपात किए हैं। क्यों लैंगिक पक्षपात किए, तो वो चीज़ देखिए। महिलाएं जो होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं, हम भी एक लड़की हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों में ना ज़्यादातर क्या होता है कि इमोशनल हम लोग ज़्यादा होते हैं ना। किसी भी चीज़ को देख कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हम लोग में मतलब कि केयर कनेक्शन ये सब चीज़ आधारित जो ये चीज़ होती है ना, तो ये हमारे अंदर ज़्यादा होती है। और इस सिद्धांत जो है ना इन चीज़ों को यहाँ पर अनदेखा करते हैं। थॉट और एक्शन में क्या है कि व्यवहार और विचार में अंतर। उच्च जो नैतिक सोच होती है उसका होना सुनिश्चित नहीं करता है कि व्यक्ति वास्तविक जीवन में भी उतना ही नैतिक व्यवहार करेगा, है ना। यहाँ पर हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है कि कोहलबर्ग साहब बताए हुए हैं कि ऐसे हमें नहीं करनी है, वैसे हमें नहीं करनी है। लेकिन ये हमारा निजी जीवन में हम कितना अमल कर पाते हैं ना, कितना देख पाते हैं, कितना अमल कर पाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हमारा अ, ये नैतिक जीवन में कितना हम अमल करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाता है। देखते हैं ना कि हम लोग अभी तो कितना कुछ बोल दे रहे हैं ना। अभी हमारा जॉब नहीं लगा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जॉब तो लगने दीजिए, हम समाज को सुधारने के लिए अपना मतलब कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही नौकरी लगता है भाई, उसके बाद में आदमी कहाँ चल जाता है, तो आदमी एकदम मतलब कि अपना, है ना, अपना पेट भरो, अपना रहो, अपना बस अपना ही अपने आप को देखता है। उसके बाद में क्या समाज, है ना, क्या लोग, क्या घर, है ना, ऐसे सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इससे थोड़ा-सा ना एक एक दो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिएगा। रजनी अपनी सहेलियों की क्रियाओं का निर्णय जैसे को तैसा टिट फॉर टैट के मानसिकता के आधार पर करती है, तो कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर है ना? अब जो बच्ची है हमारी वो क्या कर रही है, तो वो बोल रही है कि अगर तुम मेरा आज अगर हम लंच में पिज़्ज़ा लाए हैं तो कल तुम मेरे लिए पास्ता लेकर के आओगे, या फिर अगर हम तुमको एक शार्पनर दिए तो तुम भी हमको रिटर्न में शार्पनर दो। तो ये क्या कर रही है, तो बच्ची जो है वो टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा के आधार के मानसिकता के आधार पर बच्ची काम कर रही है। तो ये कोहलबर्ग के अनुसार निम्न में किस स्तर पर है? तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन तो नहीं दिए हुए, डायरेक्ट किए हुए हैं कि पूर्व पारंपरिक स्तर, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर में भी कौन सा स्तर। अगर पूर्व पारंपरिक स्तर मेरा दे दिया गया है तो तब तो ठीक है कि पूर्व पारंपरिक स्तर मार करके हम निकल जाएंगे। लेकिन पूर्व पारंपरिक स्तर में भी अगर हमारा लेवल पूछ ले तो कौन सा लेवल है, कौन सा स्टेज है, तो ये हमारा स्टेज 2 है। क्या है, तो स्टेज 2 है। यहाँ पर स्टेज 2 में क्या कहा गया था कि सापेक्ष साधन सापेक्ष सापेक्षता यानी कि इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज,
अगर हम आपके लिए कुछ किए, है ना, तो आप भी हमारे लिए करो, है ना। अगर हम आपके लिए वीडियो बनाए तो आप भी हमारी वीडियो वायरल कराओ, ठीक है। तो ये हमारा टिट फॉर टैट नेचर होगा, ठीक है। ये आपका जीता जाता एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा-सा दे दिए। यहाँ स्वार्थ सिद्धि और तात्कालिक अदला-बदली प्रमुख है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वार्थ सिद्धि होती है और तात्कालिक अदला-बदली यहाँ पे हमारी मेन होती है, प्रमुख रोल निभाती है। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचनाएं मुख्य कारण से की है। किस मुख्य कारण से की? तो वो देखिए, लैंगिक भिन्नताएं, जेंडर डिफरेंस या फिर बाइस्ट की उपेक्षा करने के कारण। कोहलबर्ग ने देखभाल की नैतिकता, केयर एथिक्स पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कोहलबर्ग जो है वो कौन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, किस चीज़ पे इनका ध्यान नहीं किया, तो ये जो है ना वो केयर एथिक्स यानी कि देखभाल की नैतिकता पर इनका ध्यान नहीं किया। जबकि लड़कियां क्या होती है, तो आप किसी भी लड़कियों को देखिएगा ना कि जितना मान के चलिए अगर आप बीमार होते हैं तो देखते हैं कि जितना लड़के आपका केयर नहीं कर रहे हैं उतना आपकी लड़कियां केयर कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना ये केयर करने का, इमोशनल होने का ये ना जन्मजात मतलब कि लेकर के हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है ना। ये तो मानना पड़ेगा भाई, ये तो सही है। अब देखिए, क्या माता-पिता की अनुपस्थिति में चोरी करना ठीक है? 4 वर्ष का जवाब देता है नहीं, क्योंकि सज़ा मिलेगी। वह किस स्तर पे है, ठीक है? तो अब देखिए, हमारा जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि हम उनसे पूछें कि अब अगर आपके मम्मी-पापा नहीं हैं और अगर आप चोरी करते हो तो आप उस बच्चे का क्या जवाब मिलेगा हमें? तो वो बच्चा बोलेगा कि नहीं, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम चोरी करते हैं तो हमें सज़ा मिलेगी। हमारा जो बच्चा है वो किस स्तर पे है? तो हमारा बच्चा है वो पूर्व पारंपरिक स्तर में है, यानी कि स्टेज 1 में है। स्टेज 1 में, लेवल 1 में है। लेवल 1 का भी कौन-सा स्टेज में है? तो ये हमारा दंड और आज्ञाकारिता पे है। किसमें? तो दंड और आज्ञाकारिता पे। यहाँ बच्चा केवल भौतिक दंड से बचने की को सही और गलत का आधार मानता है। यहाँ पर हमारा बच्चा क्या करेगा? तो भौतिक दंड से, अगर मेरा बच्चा चोरी करता है तो उसको हम क्या करेंगे? बाहर से आएँगे और उसको हम दंड देंगे। तो हमारा जो बच्चा है वो भौतिक दंड से बचने के लिए वो क्या कर रहा है? तो सही और गलत का निर्णय ले रहा है ना। वो बोल रहा है कि नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे, मम्मी हमको मारेंगी, पापा हमको मारेंगे। इस वजह से वो क्या कर रही है कि चोरी हमारी बच्ची नहीं कर रही है। किस स्तर पर बच्चों को नैतिक व्यवहार सामाजिक संबंधों व नियमों का पालन पर पूर्णतः निर्भर करता है। यहाँ पे अगर हम ये चीज़ आपको नहीं भी देते तो क्या आप इसका आंसर नहीं मार सकते थे? मार सकते थे ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर हमको आपका जो कन्वेंशनल स्टेज था, है ना, लेवल 2, वहाँ पे क्या था कि समाज का जो नियम है उसका अंधाधुंध पालन करेगा ना। जैसे बोला जाएगा कि चोरी कर रहा है हिंज, तो उसको, वो चोरी किया है ना, उसको देखा-देखी, और सही भी कहीं न कई कई हद तक सही भी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप समाज में थोड़ा-सा छूट दे दोगे ना कि हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो लोग उसको ना बार-बार दोहराने का काम को करता है। तो देखिए ये पारंपरिक स्तर होगा, है ना? अब देखिए, इसमें क्या होता है कि दूसरों को खुश रखना, मतलब कि स्टेज 3, यहाँ पर लड़के या फिर लड़कियाँ जो हैं वो गुड बॉय और गुड गर्ल के फिराक में रहते हैं कि हमें गुड गर्ल गुड बॉय लेकर के ये मिल जाए, है ना। और थर्ड, अब मेरा 4 स्टेज क्या होता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था का अंधाधुंध पालन होता है। यहाँ पर अगर हिंज के लिए पूछा जाए तो वही बोलेगा कि चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समाज का नियम को ये तोड़ चुका है। ठीक है। तो अब देखिए, अब आप बताइए कि यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप हमें। लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना, ये हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी था, ठीक है। ये हमारी अब एंड हुई क्लासेस। तो अब आप हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है या फिर नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपने नॉलेज से मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगी, है ना। जहाँ तक मेरे से हो पाएगा हम अपने आप को हर एक दिन आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं, अच्छे से बेहतर बनाने का प्रयास
प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और तो आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए क्लासेस में, एक नए सीरीज़ के साथ, एक नए थ्योरी के साथ। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।